नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो फतेह सीरीज वाली वीडियो चल रही है, इसका आज चौथा दिन है और ये चौथा वीडियो है आप लोगों के लिए। तो जिनको भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करना है, एक भी वीडियो मिस न करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीके जीएस जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक प्रश्नों को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो आपको जो है इससे ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, साथ ही साथ भूलने की क्षमता जो है उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आप कोई चीज़ जो है एक साथ बहुत चीज़ जान लेते हैं, ओरिजिन से लेके अंत तक अगर जान लेते हैं, तो संभावना बनती है कि अगर भूलने पर अगर दो चीज़ भी याद आ गया तो ऑटोमेटिक आगे की चीज़ याद आ जाएगा, है ना। तो यही मेरी पढ़ाने की तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देते थे, इसमें मेरी कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं था, सिर्फ मैं ये था कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ तो ये भी बता देता था और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता था। आशा करता हूँ कि ऐसा एसएससी एमटीएस के साथ भी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की लगती है। देखिए, एसएससी कुछ दिनों से जो है ये सीमा रेखा से काफी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इस एमटीएस में हमने देखा, जीडी में देखा। तो चीन के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा तय करती है, ये भारतीय राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश की बनती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे भारत की सीमा जो है टोटल 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है और एक श्रीलंका से जलीय सीमा लगती है, तो ये तो एक अलग बात होगी। जो स्थलीय सीमा की बात हो रही है, इसमें बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबा सीमा रेखा लगता है भारत का, और सबसे छोटकू सीमा लगता है आपका अफगानिस्तान के साथ। तो ये भारत के रिगार्ड में याद रखेंगे और ये आपका चाइना के संबंध में है कि सबसे लंबा सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। बात करें भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये रेखा जो अमल में आया, ये आपका 1914 ईस्वी से आया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 1914 से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तभी मैकमोहन रेखा बना था। दोस्तों, पढ़ना आपको है, पास आपको होना। आप जैसे याद रख सकते हैं, कोई हंसेगा, हंसने दीजिए, आपको एग्जाम पास करना है ना, तो ऐसे ही रखिए याद। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ कि एक जैसे चीज को एक जैसे एक जगह ही रख लेता हूँ, चाहे वो ईस्वी सेम हुआ, मैंने रख लिया, ठीक है। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1914 में आपका मैकमोहन रेखा खींचा गया था, जो भारत और चीन के बीच में है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबा सीमा रेखा स्थलीय वाला बांग्लादेश के साथ हो गया, सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ हो गया। चाइना का सबसे लंबा सीमा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। चलते हैं हम आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2022 के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन है। देखिए, खेल मंत्री से जो आगामी एग्जाम आएगी ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के पहले किरण रिजिजू थे, ये जो है पहले खेल मंत्री हुआ करता था, ठीक है। और जो है इसके बाद में जो है खेल मंत्री जो है आपका अनुराग ठाकुर जी को बनाया गया है। और वर्तमान में भारत के अंदर बहुत सारे चीज की मेजबानी होने वाली है, वैसे तो कुछ चीज की हो भी गई, तो खेल मंत्री ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में आपका खेल मंत्री है। खेल से संबंधित एक संस्था है इंडिया में, बीसीसीआई, इसका जो है अभी बन गया है रोजर बिन्नी। कौन बन गया है? रोजर बिन्नी, जो 1983 जो आपका क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, इस टीम का हिस्सा रहे थे रोजर बिन्नी, और ये अब जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। और ये किसका स्थान लिया है? तो गांगुली का, सौरभ गांगुली का स्थान जो है इन्होंने लिया है। उसी प्रकार से खेल की एक संस्था है क्रिकेट से, आईसीसी है। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले हैं। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। इसके अलावा अरुण कुमार लाहौटी जो है, इसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अभी हाल में ही किया गया है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं आपका अरुण कुमार लाहौटी। तो ये भी 200% रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये किसका स्थान लिए है? तो ये आपका VK त्रिपाठी साहब, जो पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं का स्थान लिए है आपका लाहौटी साहब, ठीक है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये बात सब भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्या पता कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन तो आप जैसा कि जानते ही हैं, सब जो है अच्छा ही रहता है।
तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री FCA 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये आपका उस समय का जो प्रधानमंत्री थे ये डिजरेली थे। कौन थे? डिजरेली थे। ठीक है, डिजरेली जो थे 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट हुआ था कि भाई इंडिया की सामग्री जो है वहां की जो क्वीन थी विक्टोरिया उनको जो आधिकारिक तौर पे सौंपा गया। तो ये आपका डिजरेली थे उस समय का जो है क्या प्रधानमंत्री वहां का। रैमजे मैकडोनाल्ड भी ब्रिटिश जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये कब रहे हैं? तो ये आपका राउंड टेबल है ना, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के जो समय रहे हैं यही थे आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? 1930 में होता है, 1931 में भी होता है और 1932 में भी होता है। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है जिसमें द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला जो भारतीय हुए ये आपका भीमराव अंबेडकर साहब हुए। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन के बाद ही जो आपने सांप्रदायिक पंचाट का नाम सुना होगा, कम्युनल अवार्ड, है ना, तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था ये भी आपसे पूछा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था? इंडिया के अंदर पहले से ही आपका 1909 जिसे आप मॉडले मिंटो सुधार कहते हैं, इसी के तहत जो है सांप्रदायिक चुनाव यहाँ स्टार्ट हो गया था कि हिंदू लोग अलग चुनाव करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग अलग चुनाव करेंगे। तो ब्रिटिश ने सोचा कि भाई यहाँ तो काफी मतलब विविधता है, अगर यहाँ पे जाति आधारित भी करा दिया जाए तो और ज्यादा दिन तक मजे कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड यही था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को कहा कि भाई आपके इंडिया में जो चुनाव हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम में तो अलग अलग हो ही रहे हैं, क्यों ना हम हरिजन को अलग करवाएं, सबर्बन को अलग कराएं। इस तरीके से ये बात गांधी जी ने खारिज किया, नहीं माना। और जो आपका भीमराव अंबेडकर के साथ पूना में जाके एक मीटिंग करते हैं जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और पूना पैक्ट जो है आपका कब होती है? 1932 के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विंस्टन चर्चिल है इसे गांधी जी को इन्होंने ही अर्धनग्न फकीर कहा था, ये तो आप भी जानते होंगे। इसके अलावा ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1940 से 1945 के दौरान जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे थे, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रचलित भूपेन हजारिका ब्रिज जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिया के जो है नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा ब्रिज है वर्तमान समय में। इससे पहले जो है आपका जो पटना के ऊपर है ना, गंगा नदी के ऊपर, ये हुआ करता था महात्मा गांधी सेतु, लेकिन अब जो है ये सबसे बड़ा जो है आपका नदी के ऊपर स्थित जो है ब्रिज है लंबाई के अनुसार। ठीक है, तो इसे ढोला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज कहा जाता है। तो ये किस राज्य को जोड़ती है? असम से। ठीक है, तो ये असम से आपका, असम से जो है ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। असम से जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जोड़ने का काम जो है ये करता है। साथ ही साथ इसका जो आपका टोटल लंबाई है ये 9.15 किलोमीटर जो है आंका गया है। ठीक है, इसके अलावा भूपेन हजारिका जो है ये शख्स जो है आपके कई सारे फील्ड से जुड़े हुए थे, संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिल्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इनको जो है 2019 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है भूपेन हजारिका साहब को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लंबाई हो गया, भूपेन हजारिका साहब को जो है आपका भारत रत्न हो गया। असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये किस नदी पर है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? तो बताना भैया कि ये लोहित नदी पे है। लोहित नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख सहायक नदी है, उसी नदी पे ये बना है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए कुछ और जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत से निकलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं, तिब्बत से निकलती है। इसके प्रमुख सहायक नदी में मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र 2 मिनट में पढ़ा दिया था जी। अगर अच्छे बच्चे हैं तो 2 मिनट में इतना क्वेश्चन काफी है आपके एग्जाम्स के लिए। लोहित नदी है, दिहांग नदी है, मानस नदी है, सुबनसिरी नदी है ना। ये सब जो है आपका क्या है? सुबनसिरी नदी है। एक बराक नदी है जी, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, बस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो है आपका स्थित है क्या? दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली। माजुली आपने नाम सुना होगा, पता नहीं कितने करोड़ बार एग्जाम में आया है। तो ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा है वाष्पोत्सर्जन, ये जो वेपरेशन होता है, और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? CHSL 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
तो देखिए, जब एक ही साथ वाष्पोत्सर्जन भी होता है और संघनन भी होता है, ऐसे प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं आपका क्या, डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं हम, डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन कहा जाता है आपका, है ना। इस ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन। और ये फ्लेम जला देता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। देखिए, डिस्टिलेशन क्या होती है, कोई कंटेनर में, जैसे समुद्र की जल जो है डिस्टिलेशन प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। आप उदाहरण के तौर पे समझिए, डिस्टिल वाष्पोत्सर्जन और संघनन दोनों साथ में होती है इस क्रिया में। जैसे समुद्र का जल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आपका जो डिस्टिलेशन है, आशवन है, इसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हिंदी में वाष्पन कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका अशुद्ध जो आपका लिक्विड होता है उसे गर्म किया जाता है। उसमें क्या होता है, वेपर यानी वाष्प बनती है। वाष्प को जो है एक दीवार से टकराकर इकट्ठा कर लिया जाता है और ठंडा होकर जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये इधर जमा हो जाती है और जो ठोस पदार्थ होता है वो बैठ जाता है। तो एक तरीके से संघनन भी होता है। संघनन मीन्स जमना, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। तो ये दोनों जो होता है आपका आसवन या डिस्टिलेशन की क्रिया में होती है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पर समझेंगे, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये आपका डिस्टिलेशन के द्वारा या आसवन के द्वारा किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, इसे क्वथनांक कहते हैं, है ना। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 2 करोड़ बार पूछा है एग्जाम में। और जल का क्वथनांक जो है दोस्तों 100 डिग्री सी होता है। ठीक है, इसके अलावा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण दूं तो आप समझ जाएंगे। ऊर्ध्वपातन जो होता है ये कपूर जैसे वस्तु है, नेफ्थलीन है ना, ये सब जो है आपका क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। टॉयलेट वगैरह में आप जो गोली देखे रहते हैं नेफ्थलीन की गोली, वे भी 2-4-10 दिन के बाद जो है उड़ जाता है ना, कहाँ चला जाता है ये, तो ये जो है ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। कपूर भी ऐसा ही है, कपूर को आप खोल दीजिए, क्विक देखना है तो अभी खोल के रख दीजिए, 2 घंटे के बाद आइए कपूर गायब रहेगा। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, उड़ जाती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी के संबंध में शब्द, जीएसटी होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इसके संबंध में शब्द जीएसटीन का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप कोई भी अच्छे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पहले जो है जो बिल आपका बनता है, जो मेमो बनता है, उस पर जीएसटीन नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CHSL 18 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले जीएसटी का तो आप सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये तो यहां तक सभी कॉमन है ऑप्शन में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होते हैं। इसके अलावा जो IN का होता है ना, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, नोट इनकम नंबर, नोट इंडियन नंबर, राइट। तो इसका होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए जीएसटी से संबंधित कुछ मसला को देखते हैं। जीएसटी जो है आपका 2017 में 1 जुलाई को लागू कराया गया था इंडिया के अंदर। इसका फुल फॉर्म समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है या टैक्स का उदाहरण है, यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मैक्सिमम लिमिट जो इंडिया में रखा गया है ये आपका 28% रखा गया है। सबसे पहले इंडिया में असम राज्य में इसे लागू करवाया गया था। जीएसटी परिषद से जो आर्टिकल संबंधित है भारतीय संविधान में, इसमें एक मेक कर दिया है, 279 का ए आर्टिकल बनाया गया है। ये आपका जीएसटी परिषद से संबंधित है और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर जो संविधान संशोधन करवाया गया था, ये 101वां संविधान संशोधन करवाया गया था जीएसटी हेतु। ठीक है, 101वां, 102वां, 103वां और 104वां संविधान संशोधन काफी ट्रेंड में, मतलब एग्जाम में घूम रहे हैं, तो आप इन तीनों चारों को जरूर याद रखें, ऐसे है ना। 101वां आपका जीएसटी से संबंधित है संविधान संशोधन। 102वां जो है दोस्तों आपका ओबीसी वाला से संबंधित जो संस्था है उससे संबंधित है। 103वां जो है ये ईडब्ल्यूएस संस्था है ना, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सामान्य वर्ग के लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है, ऐसा ईडब्ल्यूएस 103वां। 104वां जो है बिंदु, ये आपका जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो आपका विधानसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, तो ये चीज से छुटकारा मिला है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, किस भारतीय राज्य के द्वारा भूटान से नेपाल अलग होती है। देखिए, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, इसी प्रकार से 7 जो कंट्री है भारत को टच करता है, मैंने अभी बता ही दिया था, जिसमें सबसे लंबा बांग्लादेश और सबसे छोटकू जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहां पर लगता है, ये जो आपका लद्दाख वाला एरिया है ना, POK पाक अधिकृत क्षेत्र, मतलब पाक अधिकृत एरिया, तो यहीं पर थोड़ा सा अफगानिस्तान का लग जाता है, इसीलिए सबसे छोटकू है। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य
के द्वारा भूटान से नेपाल अलग होता है, तो ये आपका है सिक्किम। सिक्किम के द्वारा जो है भूटान और नेपाल अलग होता है। अगर आप मैप पे देखेंगे, सिक्किम जो है भारतीय भूभाग के जो है भाग नहीं था, ये आपका 1975 के अंदर भारत का राज्य बना है, 22वां राज्य बना था उस समय सिक्किम, और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, तब बना है सिक्किम भारतीय भूभाग का जो है हिस्सा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बाहर से कोई चीज को भारत के नक्शे में मिलाना है, यानी भारत के दायरे में लाना है, तो किस आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ते हैं, कौन से आर्टिकल के द्वारा करने पड़ते हैं, आप लोग मुझे इस बात को कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है, ठीक है, कि बाहर से लाओ तो इससे देश के अंदर नाम सीमा वगैरह में परिवर्तन करना है, तो किसका, ये तो बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा जी त्रिपुरा जो है, इससे क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य, तो ये आपका जो है जी त्रिपुरा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल का आयोजन भारत में अब तक नहीं हुआ है। काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हूं, क्योंकि जीडी में भी देखा 2-3 दिन की पूछा गया है खेल कब हुआ कैसे हुआ, तो इसीलिए मैंने ये रखा हूं। दोस्तों आगे की तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ती है। आप चाहोगे कि दरवाजे पे मेहमान खाने के लिए बैठा है और उस समय आप सब्जी का पेड़ लगा रहे हो, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रयास पहले से ही करनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन भारत में अब तक नहीं हुआ है, तो ये है आपका ओलंपिक बाबा। ओलंपिक का खेल का आयोजन जो है इंडिया में अब तक नहीं हुआ है। ओलंपिक बहुत ही उच्च स्तर की जो है आपका बहुत ही महंगी गेम कहा जा सकता है, ये अब तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ इंडिया के अंदर। बाद बाकी हॉकी वर्ल्ड कप मेंस ये तो 2023 में भी हुआ है, तो ये तो हुआ ही हुआ है। इसके अलावा एशियन गेम्स की शुरुआत ही यहाँ से हुई है 1951 नई दिल्ली से, तो ये भी हुआ है। साथ ही साथ एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन गेम दोबारा कब हुआ इंडिया में, तो बता दें 1982 में हुआ था एशियन गेम दोबारा, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम भी एक बार हो चुका है दिल्ली के अंदर, वो भी 2010 के अंदर। कब हुआ है? 2010 के अंदर हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ भी हो गया, एशियन गेम भी हो गया, और आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी हो गया। ओलंपिक नहीं हुआ है जी। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो चुका है इंडिया के अंदर 50 ओवर वाला, वो कब हुआ है? 2011 के अंदर, लेकिन पूर्णतः मेजबानी नहीं मिला था इसको। इसमें इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस श्रीलंका की मेजबानी थी, लेकिन 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है 50-50, इसमें कोई मेजबान नहीं है, खाली भारत ही है। तो पूर्णतः मेजबानी जो है 2023 में ही भारत को मिली है। क्वेश्चन यहाँ से भी ट्रिपिकल बनेंगे कि प्रथम बार भारत को मतलब पूर्णतः मेजबानी क्रिकेट वर्ल्ड कप का कब दिया गया था, या पूर्णतः मेजबानी कब संभाले थे, तो आपका 2023 ईस्वी होगा, 2011 नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है एक से अधिक देश यानी श्रीलंका और आपका बांग्लादेश में भी मैचेस कराए गए थे, ठीक है। बात करें वर्ल्ड कप की, तो 2 बार इंडिया जीत चुका है जी। 1983 में जीता है जी कपिल देव के समय, और ये थर्ड आपका जो है विश्व कप का जो है संस्करण था, क्योंकि 2 पहले जो है वेस्ट इंडीज ही जीत लिया था। पहला 1975 में जो है वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था, फिर 1979 ये दोनों जो है वेस्ट इंडीज जीत लिया था। उस समय वेस्ट इंडीज टीम जो है, जैसे आजकल आप ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, उस समय वेस्ट इंडीज हुआ करता था, ठीक है। तीसरा जो है आपका भारत जीता, फिर जो है बहुत दिनों के बाद 2011 में फिर भारत जीता। आई होप 2023 में भी एक बार कांटा चले अपनी, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए थे। देखिए संविधान के मौलिक कर्तव्य से बारे में जो है, भले ही क्वेश्चन काफी कॉमन है, लेकिन ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप एसएससी जीडी की ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जहां मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में नहीं पूछा गया। देखिए एसएससी जो है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कॉमन कर रखे हैं कि उसमें देखना ही नहीं है, इस क्षेत्र से क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। तो आपको ऐसे सेक्टर तो पहले से ही तैयार रखनी होगी। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है पहले मूल संविधान का हिस्सा ही नहीं था, ये 1976 में अटैच किया गया था, और ये इसके लिए जो संविधान में अमेंडमेंट किया गया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, और ये समिति का नाम होता है आपका स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। और जब मौलिक कर्तव्य लगाया गया था उस समय 10 प्रकार का लगाया गया था, और इसके लिए जो है भाग 4 का एक क्रिएट किया गया था, और इसी में अभी तक है। इसके अलावा 51 का आर्टिकल ए भी क्रिएट किया गया था, तो 51 आर्टिकल ए में है, भाग 4 ए में है। शुरू में 10 प्रकार के लगे, 42वां संविधान संशोधन से लगे, 1976 में लगे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लगे। 42वां संविधान संशोधन को जी लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान में आपका मौलिक कर्तव्य है ये 10+1 है, यानी 11 हो गए हैं। ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जी, ये आपका शिक्षा से संबंधित है,
जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना कर्तव्य होगा, इस प्रकार का ये जो है 2002 में ऐड किया गया था और इसके लिए भी संविधान संशोधन हुई थी 86वां। तो अलग से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जी आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया और मौलिक अधिकार जो है भाई ये यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार 6 ही है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति जो देख रहे हैं ये लघु एवं विकास बैंक है ना सिडबी, उसकी स्थापना में ये संस्था मतलब रोल अदा किए थे और जो लघु बैंक है इसका मुख्यालय आपका लखनऊ के अंदर है। राजा चलैया जी ये टैक्स से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति आंसर हो गया। और ली कमीशन जो आप देख रहे हैं ना, जो इंडिया में सिविल सर्विस का नाम सुने हैं ना, हर कोई का सपना यूपीएससी है ना, तो ये जो है इसी कमीशन के थ्रू इंडिया में लाया गया था। इसके अलावा पुष्यवित्ती वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए पुष्यवित्ती वंश की राजधानी जो है ये आपका था थानेश्वर जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा थानेश्वर तो हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो एकदम सही समझे हैं। हर्षवर्धन जो है ये आपका पुष्यवित्ती वंश से ही ताल्लुक रखते थे। ठीक है, और हर्षवर्धन ने ही थानेश्वर से जो है कन्नौज ट्रांसफर कर लिया था, है ना। तो सही समझे आप, हर्षवर्धन पुष्यवित्ती वंश से ही थे। तो यहाँ पे राइट आंसर थानेश्वर हो जाएगा। मान्य खेत जो देख रहे हैं ये आपका राष्ट्रकूटों का राजधानी था, राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक कौन होते हैं भाई? दंती दुर्गा नाम मस्त है इसका, दंती दुर्गा, है ना। तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी मान्य खेत हुआ करता था। कन्नौज अभी बात हो ही गई इसकी, हर्ष से रिलेटेड है। और कांचीपुरम ये आपका पल्लवों की राजधानी थी जी। पल्लवों वंश के संस्थापक कौन है भाई? सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु जो है आपके पल्लव वंश के संस्थापक हैं। इसी प्रकार से उधर के एक और वंश है जो फेमस है, चोल वंश है जी। चोल वंश के संस्थापक जो है ये आपका विजयालय साहब है, विजयालय। ठीक है, और चोल वंश की राजधानी तंजावुर है ना, इसे तंजौर भी लिखते हैं, यहीं पर है। तंजौर आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है और यहीं पे राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर के अंदर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो आपका चोल शासक थे। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? देखिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे। 2023 के जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस हुए, अच्छा प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि 1893 में गांधी जी आपका साउथ अफ्रीका चले गए बैरिस्टरी करने के लिए। ठीक है, वहां पे जाके इनके साथ कुछ ऐसे घटना हो गए। मैंने गांधी जी का जो है पूरे लाइफ आपको 2-3 मिनट में डिस्क्राइब कर दिया था, आई होप अगर आपको याद हो। चलिए फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। गांधी जी 1893 में ही पहली बार विदेश नहीं गए, ये पहले भी विदेश जाके आए थे। ठीक है, विदेश से ही पढ़ाई करके लौटे थे। फिर 1893 में जो है एक मुस्लिम जो है आपका व्यापारी ने, जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उनके ऊपर कुछ मुकदमा वगैरह हुआ था वहां पर। तो इन्होंने देखा कि ये बैरिस्ट्री का पढ़ाई किया है, तो इन्हें बोला कि आप अगर मेरे तरफ से लड़े तो चलिए। तो ये अफ्रीका ले गए, ये अफ्रीका ले गए। वो जो किए तो किए ही, उनके साथ कुछ इत्तेफाक हो गया कि ट्रेन में जो है ये ब्लैक, मतलब गांधी जी इतने तो गोरे चिट्ठे तो थे नहीं अंग्रेज के जैसे, तो इन्हें फर्स्ट क्लास में जो है सफर नहीं करने दिया गया और इसका सामान वगैरह फेंक दिया। तो उन्हीं दिन से जो है ये प्रण ले लिए कि जो है इस सिस्टम को ये मिटा देंगे और इनमें राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर वहां पे एक संगठन की स्थापना की, एक इंडियन नटाल कांग्रेस भी बनाए वहां पर। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे चीज है, फार्म वगैरह है ना। इसके बाद जो आपका 1915 में जो है गांधी जी लौटे आपका दक्षिण अफ्रीका से। तो ठीक है, तो 1915 में जो लौटे थे वो दिन था आपका जी शुभ दिन 9 जनवरी। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वो आपका जो है 1915 से नहीं मनाया जाता है, ये 17वां है। तो आप लगा लीजिए 2023 में 17वां है, तो पहला कब मनाया गया होगा? ठीक है, तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है सबसे पहले ये इंदौर में मनाया गया है। इंदौर के बारे में जी एक चीज है, बड़े बच्चे टेलीग्राम में कॉमेंट किए हैं कि सर स्वच्छता रैंक में फर्स्ट पूछा गया था, है ना। फर्स्ट नहीं, स्वच्छता रैंक पूछा गया था और मैंने सूरत लगा दिया है। बच्चे मैं पहले दिन सब दिन बताते आया हूं भाई कि इंडिया कोई भी चीज आपको 3 याद रखनी है। इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप कदम रखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट और सेकेंड लास्ट, इतनी याद है तभी आपकी गलती होने की चांस 0 होते हैं। अब देखिए जो स्वच्छता रहेंगे वो क्वेश्चन कितने 0 लेवल के हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि 6 साल से जो है इंदौर ही आपका फर्स्ट पायदान पे बैठा हुआ है जी स्वच्छता रैंक में। इंदौर में अगर आप आज भी चले जाए तो ऐसा लगता है कि हम कहीं विदेश आ गए। कोई भी रोड पे कोई थूक, कोई पिछू अंकल, कोई गुटखा नहीं खा रहा है ना, मतलब खा रहा है फेंक नहीं रहा है, खाते तो सब जगह है ना। तो इंदौर पहला स्थान पे जी, दूसरा स्थान पे गुजरात का सर सूरत है, तीसरा स्थान न्यू मुंबई है,
है ना। तो ये भाई बदल जाएगा प्रश्नों का आंसर। अगर दूसरा पूछा होगा तो सूरत आपका ठीक है, नहीं तो भाई साहब अगर खाली पूछा होगा कि सबसे ज्यादा स्वच्छ कौन है, स्वच्छता रैंक में प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो जो अभी अभी जो प्रवासी दिवस मनाया गया, इसमें आपका मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये थे मुख्य अतिथि, ठीक है। अब ऑप्शन में जो अब्दुल अल फतह सीसी देख रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, VVI क्वेश्चन करके रखेंगे आने वाले जो भी एग्जाम्स आपका होगा, ठीक है। ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये भी धूम मचाएंगे एग्जाम के अंदर, हालांकि अभी तक नहीं मचाया है। और शेख हसीना बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका के लुसियाना में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया। देखिए साल की समाप्ति पे ये सब चुने जाते हैं, ऐसा नहीं कि शुरू में ही चुन लिया गया, ठीक है। तो 2022 जो चुना गया है ये आपका बोनी ग्रेवियल को चुना गया है जी, और ये USA के हैं, और USA के ये 9th यानी 9वीं सुंदरी बनी है जो मिस यूनिवर्स के रूप में जो है ताज पहनी है। इससे पहले साल यानी 2021 के लिए जो है भारतीय मूल के हरनाज संधू को चुना गया था, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा अमंडा डूडामिल जो है ये उपविजेता रहे हैं इस मतलब प्रतियोगिता का। तो बैंक वगैरह का क्या आदत है, उपविजेता पूछ देता है, ठीक है। इसके अलावा किस यंत्र से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है। तो ये आपका अपेक्षिक आर्द्रता को जो मापा जाता है ये है दोस्तों हैग्रोमीटर। इसे आसानी से पहचानिए, ग्रो लिखा है तो अपेक्षिक आर्द्रता, और ड्रो लिखा है ना तो घनत्व हो जाता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है, थोड़ी सी अगर चूक हो जाए ना, आदमी ठीक से नहीं देखे तो कोई से कोई मार दे, और एक बच्चा ऐसे ही मार के कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर जो है ये घनत्व के लिए है, डेंसिटी के लिए है। हाइग्रोमीटर जो है ये अपेक्षिक आर्द्रता के लिए है। एनीमोमीटर जो है ये पवन के वेग के लिए है, हवा की चाल मापती है आपका एनीमोमीटर। इसके अलावा जो अमीटर है ये आपका विद्युत धारा मापती है, या अंग्रेजी में इसे करेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे एम्पियर में मापा जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा जो हाइग्रोमीटर बताए दिए। इसके अलावा एक होता है जी आपको पैरोमीटर, होते तो बहुत हैं। पैरोमीटर जो है उच्च टेम्परेचर मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा मापा जाता है ना। सोनार जो है डूबी हुई वस्तु की पता लगाते हैं। रडार वगैरह जो है नौचालक के द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। एक टेकोमीटर जो है घूर्णन गति को मापते हैं जी। एक सेक्सटेंट होता है, हाइट वगैरह को मापते हैं, है ना। कैलीपर से आयतन वगैरह को निकालते हैं। तो ये सब ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, लोक नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है। देखिए लाहो लोक नृत्य जो है दोस्तों ये मेघालय से संबंधित है। मेघालय का एक नृत्य आपने बांग्ला भी सुना होगा, बांग्ला महोत्सव या नृत्य, ये भी मेघालय से संबंधित है। इसके अलावा मेघालय के ही मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। गारो खासो पहाड़ी का नाम आपने जरूर सुना होगा, गारो और खासी, ये मेघालय के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य जो बहुत फेमस है, मुखौटा नृत्य या युद्ध नृत्य भी कहते हैं इसे, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कर्नाटक में जो है करवा या कैगा परमाणु घर बिजली घर है जी, और करगा नृत्य है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यक्षगान भी कर्नाटक का है ना। तो ये सब जो है यक्षगान, करगा, ये सब जो है आपका कर्नाटक का है। कैगा परमाणु घर है, ये भी कर्नाटक में है। मणिपुर की जी मणिपुरी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, 8 में से, ये तो जानते ही हैं। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो ये आपका जो है भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी में है। पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, सोनल मानसिंह हो गया, टी बाला सरस्वती हो गया, ये सब जो है आपका भरतनाट्यम के प्रमुख कैरेक्टर हैं। भरतनाट्यम जो है सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराने माने जाते हैं, और ये आपका तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, और जो भी रेड्डी फैमिली है लगभग कुचिपुड़ी संबंधित होते हैं। कथकली जो है दोस्तों ये केरल के जो है शास्त्रीय नृत्य, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक जो है ये उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है, और कथक से जो भी महाराज सरनेम होते हैं लगभग कथक से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश में कृषि व ग्रामीण विकास बैंक हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। मुख्यालय आपका जो है इसका कहाँ पे है, मुंबई के अंदर स्थित है। ये देश में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा ऋण उपलब्ध कराने वाला संस्था है। 1990 में लघु बैंक की स्थापना हुआ था। 1955 में SBI का नामकरण किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया गया था। तो ऑप्शन भी ऐसे ही रखूंगा, जो अधिक
अधिक से अधिक आपको समझा सके। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के उपधातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? देखिए उपधातु आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है, धातु 91 है और अधातु जो है ये 20 है। टोटल आपका हो जाएगा 118 तत्व। खोजकर्ता कौन है भाई? मोसले साहब है, मोसले। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 18 समूह है और आपका 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इतनी बात तो जरूर ध्यान रखना है। तो उपधातु किसे कहते हैं भाई? कि ऐसा जो धातु भी ना हो और अधातु भी ना हो, जिसे हम अर्धचालक भी कह देते हैं, इसे उपधातु भी कहते हैं। तो ये आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम सभी उपधातु के उदाहरण है। टाइटेनियम एक धातु है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है ना, रणनीतिक धातु भी कहा जाता है आपका टाइटेनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं भैया, 27 समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। सिलिकॉन वगैरह का प्रयोग जो है चिप वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम सैयद शासक कौन थे? दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक जो है ये आपका खिज्र खां प्रथम सैयद शासक पूछा जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली जो है आपका सैयद वंश के संस्थापक पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम की कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गियासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोदी का बेलोल लोदी। इसके शासन काल जो चले थे भाई दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया था। इसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और बाबर की विजय होती है और इसमें जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों मुझे ड्यूटी निकलना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चले थोड़ी देर, तो माफ कीजिएगा। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और रोजाना वीडियो अटेंड जरूर करें एक बेहतर रिजल्ट के लिए।